आप सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। आज के सेशन के अंतर्गत हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और अभी हाल ही में आपको पता ही है कि ग्रेड सेकंड साइंस की जो विज्ञप्ति जारी हुई है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। उसके साथ-साथ इसके अंतर्गत हम बायोलॉजी का जो पार्ट है सिलेबस संस्कृत डिपार्टमेंट का, और हालाँकि सेम है लेकिन फिर भी हम स्पेशली यहाँ बात संस्कृत डिपार्टमेंट की करने जा रहे हैं और वो भी 2022 का जो हमारे पास सिलेबस है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और एक और है कि सिलेबस में एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ नहीं होगा, सेम टू सेम सिलेबस रहने वाला है, चाहे कभी भी जारी हो। तो इस पर आज का हमारा जो विषय है उस पर हम बायोलॉजी को किस तरीके से तैयार करें, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों का ये सवाल है काफी लंबे समय से कि सर आप सिलेबस पर हमें चर्चा करके बताइए कि किस पार्ट को किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। और बायोलॉजी का विषय है, थोड़ा सा लेंथी सिलेबस भी है, बड़ा भी है, तो काफी कंफ्यूजन है, हम पढ़ें कहाँ से। इस पर हम संपूर्ण जानकारी आज इस पर चर्चा करेंगे कि आप किस तरीके से इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं, नोट्स बनाएं, बुक कौन सी पढ़ें, किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव कहाँ से हल करें। तो ये जो चीजें हैं उन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो आप आराम से इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और आगे जो आज केवल हम बायोलॉजी पर चर्चा करें, नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से फिजिक्स और इसी तरह से हम केमिस्ट्री पर भी चर्चा है जो करेंगे। तो आज सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं कि ग्रेड सेकंड, चाहे वो संस्कृत डिपार्टमेंट हो, सेकेंडरी एजुकेशन हो, दोनों में बायोलॉजी है, उसको किस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं हमारे अनुभवों के आधार पर। जिस तरीके से मैं भी एक साधारण बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने तैयारी स्टार्ट की थी और 11वीं 12वीं कोई बहुत ज्यादा मार्क्स से नहीं है, या बीएससी भी कोई ज्यादा टॉपर रेंज में नहीं है, लेकिन हमने किस तरीके से उसको तैयार किया, तो आप भी बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। इसमें से बहुत से ऐसे साथी हैं जो मेरिट होल्डर भी हैं। कई बार फोन पे बात होती है बच्चों से, तो हम सर हमारे बीएससी के अंदर 85% है, या लड़कियां हैं लड़के हैं, और हमने 12वीं में 80+ मार्क्स हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके फोन कई बार बात होती है कि 90% अंक भी है, तो उन विद्यार्थियों को ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जो जॉब में, जैसे लैब असिस्टेंट है, थर्ड ग्रेड है, तो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप किस तरीके से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से, शून्य से बायोलॉजी को किस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले यहाँ कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। पहला सवाल आपका कि हम सीनियर स्टैंडर्ड लेवल, यहाँ हालांकि संस्कृत डिपार्टमेंट में देखो लिखा हुआ है पार्ट फर्स्ट सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल, 11वीं 12वीं बोल सकते हैं। एक मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की, कभी भी आपको 1 से लेकर 10 तक की किताबें नहीं पढ़नी है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो शुरुआत करते हैं 1 से लेकर 10, 1 से लेकर जो 10 तक की किताबें हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। केवल 11वीं 12वीं से ही आपको उसकी शुरुआत है जो करनी है। चाहे आप किसकी भी रीड को छोड़कर आप ग्रेड सेकंड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 1 से लेकर 10 तक की किसी भी विषय की किताब नहीं पढ़नी है। अब हम यदि देखें यहाँ कि सीनियर सेकेंडरी लेवल और सेकेंडरी लेवल, मतलब 11वीं और 12वीं लेवल का जो सिलेबस है क्या कह रहा है, इनका मतलब क्या है कि हम क्या केवल सीनियर सेकेंडरी लेवल ही पढ़ें, बीएससी को किस तरीके से पढ़ें, तो ये चीज आप बिल्कुल छोड़ दें। जो टॉपिक आपके 11वीं 12वीं में दे रखे हैं उनको आपको 11वीं 12वीं में जरूर पढ़ना है, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी लेवल में दे रखा हो, चाहे आपका ग्रेजुएशन लेवल में दे रखा हो। कुछ एक ही टॉपिक ऐसे हैं जो केवल आपके सीनियर जूनियर में नहीं है और सीधे ग्रेजुएशन में है, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वो टॉपिक जरूर आपको ग्रेजुएशन से ही पढ़ने। बाकी लगभग जो पेपर में प्रश्नों का लेवल रहता है कि लगभग बायो के अंदर जैसे आपसे 43 से 45 जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, उसमें से 35 सवाल प्लस आपको 11वीं 12वीं की किताब, राजस्थान बोर्ड हो या एनसीईआरटी हो, उन दोनों में मिलाकर 100% मिल जाएंगे। बचे हुए इसके साथ साथ एलएन की सीट है, वहां से भी आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा जो 5 से 6 सवाल ऐसे होते हैं जो वास्तव में थोड़े से डीप होते हैं, परेशान करने वाले हैं, उनके लिए आपको हो सकता है कुछ अन्य सहारा लेना पड़े, लेकिन आवश्यकता नहीं है। हम यदि 11वीं 12वीं को कवर करते हुए चलते हैं, एलएन की सीट वगैरह पढ़ लेते हैं, तो लगभग 80% हमारे जो सवाल हैं वो सही हो जाते हैं और इतना हमारे लिए काफी सफिशियंट है। तो हम आगे चर्चा करें, शुरुआत करें। जैसे यूनिट फर्स्ट हमारी यदि हम चलते हैं, सीनियर लेवल जूनियर लेवल की हम बात कर रहे हैं, इसमें यूनिट फर्स्ट है सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी की हम बात करें, सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी की यदि हम बात करें, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, सेंट्रल डोगमा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। मतलब ये पहला है सेल
के बारे में पहली यूनिट है। उसी के अंदर हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जिसके अंतर्गत हमारे डीएनए, आरएनए या न्यूक्लिक एसिड जिनको बोल सकते हैं। मतलब ये यूनिट हमारे 11वीं 12वीं में भी दे रखी है और ये हमारे बीएससी वाले पार्ट में भी है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि इन दोनों यूनिट को, इसका जो बीएससी वाला पार्ट है वहां जैसे सेल साइकिल वगैरह दे रखा है तो उनको आप उठाकर यहीं ले आए एक साथ। मतलब इन सबको एक साथ ही आपको पढ़ना। इसी तरीके से हम जो टेस्ट शेड्यूल हमने बनाए हैं, शेड्यूल के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए, ताकि आपको अलग अलग चीज नहीं पढ़नी पड़े। आप 11वीं 12वीं से पहले वो चीजें पढ़ लें जो 11वीं 12वीं में दे रखी। 11वीं 12वीं की बुक्स में हो सकता है दोनों किताबों में, एनसीईआरटी में हो, राजस्थान बोर्ड में, उन चीजों को आप एक साथ पढ़ लें और एक साथ ही उनको नोट कर लें। उसके बाद कुछ एक टॉपिक, मतलब पूरी सिलेबस के अंदर 5-4 टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, बाकी आपको कंप्लीट चीजें यहाँ मिल जाती है। चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे एनसीईआरटी हो, आप दोनों को मिलाकर भी पढ़ सकते हैं। तो यदि हम बात करें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, यहाँ से सवाल की यदि हम बात करें भी किस टाइप के सवाल और कैसे पूछे जाते हैं, इसी यूनिट को, काफी अच्छी यूनिट है, बड़ी यूनिट है बायोलॉजी के अंदर, जो कॉमन भी कह सकते हैं इसको जूलॉजी बॉटनी के अंदर। और यहाँ से सवाल की जो संख्या बात करें, जैसे एक तो आपका सेल साइकिल से प्रश्न पूछा ही जाता है। सेल साइकिल, अर्धसूत्री और समसूत्री जो विभाजन है वहां से प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न आपका सेल जो सिद्धांत है, इसके बाद सेल सिद्धांत के अंदर सेल का जो निर्माण है किस प्रकार से होता है, कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है, यूकैरियोटिक होती है, यदि वहां से देखें। इसके अलावा वहां से नहीं तो सेल ऑर्गेनेल्स से, जैसे राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये सभी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है, ये तो आप प्रकाश संश्लेषण वाली यूनिट्स में भी पढ़ते हैं, श्वसन में भी पढ़ते हैं। ईटीएस हमारा जो चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। इसी तरह हमारा क्रेब्स साइकिल है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इससे जुड़ा हुआ सवाल लगभग एक प्रश्न यहां से भी संभावित है। और एक प्रश्न आपका डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड से भी लगभग आ जाता है। तो यदि 3 सवाल भी अपने मामूली मानकर चलें और एक आपका जैव अणु, बायोमोलिक्यूल से भी आता है, तो ये इस तरह के सवाल आपके यहां से पूछे जाते हैं। तो आप 4 सवाल की इस यूनिट को मान सकते हैं, इस टाइप के प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। तो ये हमारा 11वीं 12वीं के लेवल से आराम से इसको कवर हम कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई बीएससी वगैरह की बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप चाहे थोड़ा सा लेवल हम पढ़ना चाहें, कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको राजस्थान बोर्ड की बुक नहीं मिल रही है, तो उनके लिए आप यदि थोड़ा इधर उधर पता करेंगे तो इसकी पीडीएफ वगैरह है, मिल जाती है। 11वीं की दिक्कत आ रही है, 12वीं की तो लगभग मिल चुकी है। 11वीं की देखें फिर भी नहीं मिल रही, तो आप एलन की सीट 18, 19 या 20 के जो मॉड्यूल हैं उनको आप ले सकते हैं। उनकी थ्योरी भी राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी का सार संग्रह टाइप है, अच्छी थ्योरी है, तो वो भी आप इन दोनों की जगह यूज कर सकते हैं। अब यूनिट सेकंड है कि जेनेटिक्स अपने आप में अच्छी यूनिट है। हालांकि अब 11वीं 12वीं की जेनेटिक्स में केवल आपको ये टॉपिक दे रखे हैं जो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका जो बीएससी वाला पार्ट, हालांकि वो पार्ट किस में दे दिया इन्होंने, बीएससी के अंदर। अब वो पार्ट बीएससी का न होकर 11वीं 12वीं की बुक में भी आपको दिया हुआ है, लेकिन सिलेबस में उसको कहां ऐड कर दिया, बीएससी वाले पार्ट में। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका जो 11वीं 12वीं की तुलना में जो बीएससी वाला पार्ट है वो ज्यादा महत्वपूर्ण, आगे हम उस पर चर्चा करेंगे। और यहां से जेनेटिक डिसऑर्डर वाला जो सवाल है, यहां से ज्यादातर यहां से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। आगे हम जाते हैं टैक्सोनॉमी पर। हम टैक्सोनॉमी की बात करें, 5 किंगडम सिस्टम आपको सिलेबस में साफ दे रखा है, केवल हमें 5 किंगडम सिस्टम ही ध्यान में रखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ कोर डेटा, कैरेक्टर मेजर, फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, प्रोटोजोआ से लेकर कोरडेटा एंड प्लांट ग्रुप एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म। पहले आपको 5 किंगडम सिस्टम ध्यान में रखना है। और उसके बाद नॉन कोरडेटा, हमने क्लास भी इसकी स्टार्ट कर रखी है, आपको ध्यान में हो तो आप यूट्यूब पर यदि सर्च करेंगे नॉन कोरडेटा की, हम 5 से 6 वीडियो के अंदर हमने पूरी जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्योंकि नॉन कोर डेटा भी अपने आप में एक बड़ा और हार्ड यूनिट मानी जाती है, उसके जो महत्वपूर्ण लक्षण है, किस प्रकार के जो प्रश्न आपको बन सकते हैं, वो हमने उसके लिए एक पीडीएफ चला रखी है, पीडीएफ भी डाल रखी है उसकी ऐप के अंदर। और आप इसके साथ साथ उसको कहाँ नोट कर सकते हैं, उसके जो नोट्स है वो आप बना सकते हैं। हमने 5 से 6 क्लास में उसको पूरा करने का प्रयास किया है। नॉन कोर डेटा में जैसे प्रोटोजोआ से लेकर आपका इकाइनोडर्मेटा तक, उसके बाद कोर डेटा आपका पूरा। इसी के बाद जैसे प्लांट की हम बात करें, आपको पता है कवक है जिसको फंजाई है, एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। इसके जो ग्रुप है, इनके जो महत्वपूर्ण लक्षण है, इनकी महत्वपूर्ण कुल, फैमिलीज,
इसके साथ साथ इनके जो वर्गीकरण है वो भी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ आप कर सकते हैं। ये यूनिट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है बायोलॉजी की दृष्टि से। यहाँ से सवाल इसको आगे भी बीएससी वाले पार्ट में भी आगे दे रखा है, दोबारा हम इसको पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म के अंदर भी। तो ये जो चीजें हैं, जैसे यहाँ से आप मानकर चले नॉन कोर डेटा में आगे एनिमल दे रखे हैं, वो थोड़ा अलग है पार्ट। नॉन कोर डेटा के जो एनिमल के नाम दे रखे हैं, कोर डेटा है, इसके अलावा एल्गी है, प्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, यहां से अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। आप ये मान सकते हैं कि ये यूनिट डायरेक्टली 5 प्रश्न आपको देके जाती है, मिनिमम 5 प्रश्न, 5 से 6 प्रश्न आप इसमें मिनिमम मान सकते हैं इस पार्ट से, क्योंकि ये कॉमन पार्ट है। आगे भी दोबारा आएगा, हम दोनों को मिला के बात करने की 5 से 6 सवाल आप आराम से कॉमनली 5 से 6 सवाल, इससे ऊपर बढ़ेंगे कम नहीं रहेंगे, मिनिमम है ये 5 से 6, और अधिकतम 7 से 8 सवाल भी यहां से दिए जाते हैं। तो आपको इसको ध्यान में अच्छी तरीके से तैयार है जो करना है। और ये 11वीं 12वीं लेवल का राजस्थान बोर्ड की बुक में दे रखे हैं, फिर भी नहीं मिले तो एलन की सीट से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी की हम बात करें, ये भी आपकी बीएससी वाले पार्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से दे रखी है। आपका जो बीएससी वाला पार्ट है इकोलॉजी एनवायरमेंटल बायोलॉजी, फूड चेन है। देखिए यहां से हम प्रश्नों की बात करें, इकोलॉजिकल पिरामिड है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल पिरामिड से प्रश्न बनता है, पॉलिनेशन से भी एक प्रश्न बन जाता है। इसके साथ साथ आपको यहां से बात करें वाइल्ड फेयर कंजर्वेशन, जैव विविधता संरक्षण, एक प्रश्न की संभावना इस टाइप से है। तो ये प्रश्न बनने की संभावना ज्यादातर यहां से है कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स है। पोल्यूशन में, एयर पोल्यूशन में किस प्रकार के किस धातु से कौन सा पोल्यूशन होता है, नॉइस पोल्यूशन से संभावना नहीं है। वाइल्ड फेयर कंजर्वेशन है, यहां से प्रश्न पूछ लिए जाते। ये भी आपको राजस्थान बोर्ड की जो बुक है इकोलॉजी बहुत ही अच्छी दे रखी है, उसके अंदर आप वहां से कवर पूरी कर सकते हैं राजस्थान बोर्ड की बुक से। यदि फिर भी नहीं मिल रही है राजस्थान बोर्ड की बुक, तो इकोलॉजी भी आप एलन की सीट से कवर कर सकते हैं। अब जो एनसीईआरटी की बुक है वो क्यों महत्वपूर्ण है? एनसीईआरटी की बुक आप यदि आपने राजस्थान बोर्ड की बुक पढ़ रखी है तो एनसीईआरटी में आप केवल एग्जाम्पल यदि देखना चाहें तो आप वहां से देख सकते हैं। एग्जाम्पल यदि आप देखना चाहें तो वहां से आप देख सकते हैं भी एग्जाम्पल किस प्रकार के हैं, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब बायोटेक्नोलॉजी, अब बायोटेक्नोलॉजी की हम बात करें, बड़ी यूनिट है, कई बार एग्जाम में प्रश्न 3, 4, 5 प्योरली बायोटेक्नोलॉजी से। हालांकि बायोटेक्नोलॉजी अन्य यूनिट से भी जुड़ी हुई है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां बैक्टीरिया है, वायरस है, उनसे महत्वपूर्ण जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वो भी बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं। लेकिन प्योरली बायोटेक्नोलॉजी देखें तो यहाँ 2 सवाल आपको बायोटेक्नोलॉजी, 1 से 2 सवाल आपको प्योरली जो केवल बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट्स में शामिल है वहां से पूछे जाते हैं। जैसे क्लोनिंग वेक्टर है, यहां से एक सवाल आपका महत्वपूर्ण बनता है। इसके अलावा हम बात करें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, ये भी सवाल देखे जाती है। इसके अलावा डीएनए एम्प्लीफिकेशन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। टूल ऑफ जेनेटिक, मतलब बायोटेक्नोलॉजी का बीएससी वाला पार्ट भी काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि यहां से ज्यादातर महत्वपूर्ण है केवल क्लोनिंग वेक्टर और आपकी पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यहां से सवाल बनता है। इसको पढ़ने के लिए आप राजस्थान बोर्ड के साथ साथ एनसीईआरटी को भी जरूर फॉलो इसमें करना। आप एनसीईआरटी भी इस बुक के लिए जरूर पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक के जो टॉपिक है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें, और फिर भी दोनों में दिक्कत आ रही है तो आप तीसरे ऑप्शन के रूप में एलन की सीट यहां ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी की जो यूनिट्स है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आपको पता है यूकैरियोट है, प्रोकैरियोट है, वायरस है, बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, लाइकेन। अब माइकोप्लाज्मा और लाइकेन दोनों में से एक सवाल 101% पूछा जाता है, चाहे दोनों से एक एक पूछे, लेकिन संभावना है यदि लाइकेन से आ रहा है तो माइकोप्लाज्मा से नहीं पूछेगा, इन दोनों में से। पिछले पेपर के आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूं, कोई मैं मेरी तरफ से मन गठित कहानी नहीं बता रहा हूं। पिछले पेपर में माइकोप्लाज्मा और लाइकेन से लगभग एक प्रश्न आया है। यदि बैक्टीरिया और वायरस में भी लगभग एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, एक, दोनों में से मिला के एक प्रश्न, या बैक्टीरिया से या वायरस से। इसी तरह प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट में ये आपको सेल बायोलॉजी के अंदर भी आप पढ़ सकते हैं, तो यहां आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और यहां पर प्रश्न बनने की जो संभावना होती है कि इकोनॉमिक इंपोर्टेंस से दर्शित से लाइकेन का कोई हो, उपयोग हो, लाइकेन किस तरह कहां से प्राप्त होती है, क्या काम है। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा से संबंधित जो रोग है, महत्वपूर्ण रोग हैं, या माइकोप्लाज्मा की भित्ति किस प्रकार की होती है, तो यहां से इस टाइप के प्रश्न इनके पूछे जाते हैं, जो राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी में मामूली दिया हुआ। एनसीईआरटी आप इसके लिए फॉलो ना करें, राजस्थान बोर्ड की बुक और एलन की सीट से आप इसको पढ़ सकते हैं। प्लांट मोर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी,
थोड़ी सी यूनिट टफ है, इसको भी हम आगे के चैप्टर में शामिल करेंगे। जो यूनिट टफ है उनको हम जरूर करवाएंगे भी। इसके लिए आप टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू, हिस्टोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोनोकोट, डाइकोट, स्टेम, लीव्स। अब देखो ये 12वीं 11वीं का चैप्टर बहुत ही शानदार है। यहां से जो प्रश्न बनने का संभावना है, पहले तो टिश्यू के प्रकार आपको ध्यान में रखने, उसके बाद संरचना, मोनोकोट, डाइकोट, रूट हो चाहे स्टेम हो चाहे लीव्स हो, तो ये आपको तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से 100% एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, एक वेस्कुलर बंडल से और एक यहां से। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, एक प्रश्न की संभावना टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस से भी रहती है। इंपॉर्टेंट है, इन सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस। इसके अलावा जड़ तना पत्ती की संरचना यदि आपसे याद हो तो ठीक है, नहीं भी हो तो इनके कॉमन जो कैरेक्टर है, इसके बारे में हम जरूर एक क्लास आपकी डालेंगे। जो प्रश्न आपसे बनने वाला टाइप का जो प्रश्न है वो हम उसकी जो क्लास है वो जरूर डालेंगे। इसके साथ साथ आप इसमें राजस्थान बोर्ड की बुक को ही आपको महत्व देना है, राजस्थान बोर्ड वाली यूनिट से ही, बुक से ही इसको आपको करने का प्रयास करना है। इसके अलावा हम एक ऑब्जेक्टिव बुक पर काफी समय से काम कर रहे हैं, उसका आधे से ज्यादा काम हो चुका है, उसको भी हम जल्द बाजार के अंदर लाने वाले हैं, आपके समक्ष आने वाली है बुक। उसके अंदर हमने लगभग 2000 के आसपास प्रश्नों का संग्रह रहेगा, जो पुराने पेपरों में कॉलेज लेक्चरर हो, एसीएफ हो, अन्य एग्जाम में आए हो, सेकंड ग्रेड में हो, उनकी व्याख्या भी हम कर रहे हैं साथ साथ। तो आपको व्याख्या सहित हमारी जो पहली पुस्तक राजस्थान के अंदर आएगी वो बहुत जल्द आएगी, उसके लिए आप तैयारियां चल रही हैं। तो उसका भी आप बार बार कई बार पूछते हैं विद्यार्थी की, उसको हम बार बार नहीं बता रहे, आपको बता दिया कि जैसे ही तैयार होगी वैसे ही आपके सामने आ जाएगी। जब तक आप हम जो चीजें बता रहे हैं, आप थ्योरी है जो तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखें आगे हमारा जो कंप्लीट एनाटॉमी है, आगे भी हम दोबारा देखेंगे इसको। एनाटॉमी के अंदर आपको मुख्य रूप से हमने बताया प्लांट टिश्यू और टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, और इनफ्लोरेसेंस में भी विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम जो हैं, हाइपोथोंडियम, एपिथेंडियम, इस तरह के जो 3 प्रकार हैं वो आप इसको देख सकते हैं। आगे हम चलें तो हमारी प्लांट फिजियोलॉजी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्लांट फिजियोलॉजी जो है, प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम प्लांट फिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे वाटर रिलेशन, वाटर रिलेशन इज बायो। अब देखो वाटर रिलेशन से भी प्रश्न, प्लांट फिजियोलॉजी की हम बात करें, जैसे एंजाइम है, हार्मोन है, वाटर रिलेशन है, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, 5 यूनिटें हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण तत्व जिनको हम एलिमेंट्स बोल सकते हैं, तो वहां से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। पोषण तत्व जिनको बोलते हैं, खनिज पोषण तत्व, वहां से भी एक प्रश्न लगभग पूछ लिया जाता है। तो आप ये मानकर चलें 5 यूनिट है, तो 5 प्रश्नों की संभावना तो आप 101% यहां से भी मान सकते हैं। चाहे एक प्रकाश संश्लेषण से आए, एक आपका वाटर रिलेशन से आए, एक आपका रेस्पिरेशन से आए, एक आपका हार्मोन से आए, और एक आपका पादप जो खनिज तत्व है वहां से। तो ये मानकर चले, हो सकता है 2 आपके रेस्पिरेशन से आ जाए, 2 प्रकाश संश्लेषण से आ जाए, और एक आपका वाटर रिलेशन से आ जाए। आप 5 प्रश्न संभावित मान सकते हैं। और महत्वपूर्ण रीढ़ की हड्डी है किसकी, हमारे सिलेबस की ये 500 यूनिटें, इसको भी हम आगे प्रयास करेंगे करवाने का। इसके लिए आप जितना कम हो ज्यादा हो उसकी उतना आपको पढ़ना, कि अच्छे लेवल का प्रश्न यहां से आता है। राजस्थान बोर्ड की बुक इसके लिए मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, चाहे आपका कॉलेज लेवल का हो चाहे स्कूल लेवल का हो। उसके अलावा आप सब्जेक्टिव के लिए अन्य पूछना चाहें तो आप एलन की सीट इसके साथ ले सकते हैं। तो ये वाटर रिलेशन, जैसे हम बात करें वाटर रिलेशन की, तो वाटर एब्जॉर्वेशन, वाटर इफेक्ट ऑफ, एक प्रश्न यहां आपको न्यूमेरिकल टाइप भी प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। डीपीडी, ओस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस, वाटर पोटेंशियल, यहां से एक सवाल पूछा जाता है लगभग। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस की बात करें तो डायरेक्ट रिएक्शन है, आपकी लाइट रिएक्शन है, इनके प्रकार हैं, C3 साइकिल है, C4 साइकिल है, यहां से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसके अलावा हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन के प्रकार हैं, वायु श्वसन, क्रेब्स साइकिल है, ग्लाइकोलाइसिस है यहां से, और ETS है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ये आपके BSc वाले पार्ट में दे रखे हैं, वहां से भी आप ये मानकर चलें इसको आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि राजस्थान बोर्ड की बुक से पढ़ने का आपको प्रयास करना है।
इसके अलावा ऑब्जेक्टिव आप इनके निकालने चाहे तो एलन की जो सीट के पीछे हमारे लेवल के जो प्रश्न है, हमारे जो पुराने पेपर हुए हैं उनको आप देख सकते हैं, या एलन की सीट के जो पीछे के सवाल है उनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमने जो टेस्ट सीरीज भी चला रखी है उसका उद्देश्य केवल यही है कि आप उसके जरिए ये समझ पाए कि इस यूनिट से किस प्रकार के सवाल बनते हैं और हमें उनको किस प्रकार से कवर करना है। केवल उनका उद्देश्य है पिछले जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न है उस आधार पर हमने नए प्रश्न राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी से भी तैयार किए ताकि आपको उसके समक्ष कठिनाई नहीं आए आप थ्योरी पढ़ने के साथ। क्योंकि कई बार हम थ्योरी पढ़ लेते हैं इनके, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता कि प्रश्न किस प्रकार के एग्जामिनर पूछ रहा है। तो उन प्रश्नों का निपटारण के लिए हमने टेस्ट सीरीज है जो चला रहे, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, टीचिंग मेथड है, उन सबका वीडियो सोल्यूशन भी आपको ऐप पर मिलता है। तो उसके लिए आप एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ का टेलीग्राम चैनल प्लस हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाकर एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको जो 18 फरवरी इसी 18 फरवरी से हम उसकी एक नई टेस्ट सीरीज 2.0 की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी सब्जेक्ट के लिए 150 क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिलेंगे। लगभग 14-15 पेपर उसके रहेंगे। उसका बाद में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, उसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। तो आपको कम से कम ये पता हो जाएगा कि हमें थ्योरी पढ़ने के बाद वास्तव में किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। हो सकता है मार्केट में टेस्ट सीरीज अन्य जगह भी चल रही हो, लेकिन एक टेस्ट सीरीज का भी एक अर्थ होना चाहिए भी किस प्रकार के प्रश्न वास्तव में एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं। उस टेस्ट सीरीज का कोई मतलब नहीं है जिसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न ना मिले। एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न यदि है और हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और हमें इस प्रकार के प्रश्न मिल रहे तो और थोड़ा सा आसान हो जाता है कि हमें हाँ इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे और हम इस प्रकार के प्रश्न ही कर रहे हैं। तो इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट देखें एंजाइम वाला जो टॉपिक है, एंजाइम के अंदर आप स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फैक्टर एंड इफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटीज आप देख सकते हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हार्मोन, यहां से भी एक प्रश्न पूछा जाता है, चाहे आपसे इथाइलिन पूछे, जिब्रेलिन, इनको भी आप राजस्थान बोर्ड की बुक से कर सकते हैं। इसके अलावा एनिमल डेवलपमेंट बायोलॉजी है, यहां से एग्जाम के अंदर काफी बार सवाल पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। एनिमल डेवलपमेंट बायोलॉजी की बात करें तो 11वीं 12वीं की बुक में जो सफिशिएंट है, बीएससी वाला पार्ट भी आप 11वीं वाली बुक से कर सकते हैं। जैसे हम क्लीवेज की बात करें, गेस्टुलेशन की बात करें, ऑर्गेजेनेसिस की बात करें, गैमेटोजेनेसिस, oogenesis, फर्टिलाइजेशन, ये सभी वहां दे रखे हैं। इसके अलावा अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां हैं वो वाला पार्ट है, एग के प्रकार हैं, अंडे कितने प्रकार के, वो सब आपको बीएससी वाले पार्ट में मिलेंगे। उसके भी हम आगे चर्चा है जो करेंगे। इसके अलावा इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन, लेमार्किनिज्म, डार्विनिज्म, यहां से एक सवाल 101% हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको आप राजस्थान बोर्ड की बुक से आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की हम देखें तो यहाँ विभिन्न प्रकार के जो तंत्र हैं, मानव तंत्र, चाहे एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, तो टिश्यू सिस्टम हो, ये सब आपको राजस्थान बोर्ड की बुक से करने। और यहां से भी लगभग 1 से 2 सवाल आपका एंडोक्राइन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मोन्स वाला, यहां से 1-2 सवाल आपके पूछे जाते हैं। 2 से 3 भी हो सकता है, वो डिपेंड है एग्जामिनर पर। 2 से 3 आप सवाल यहां से भी मानकर चल सकते हैं। ये केवल आपको राजस्थान बोर्ड 11वीं 12वीं बुक से ही पढ़ना है, केवल 11वीं 12वीं बुक से ही पढ़ना है, चाहे आपका बीएससी हो चाहे 11वीं 12वीं का। इसके अलावा हम ह्यूमन हेल्थ की बात करें तो यहां आपके लिए वैक्सीनेशन है, ह्यूमन सिस्टम न्यूट्रिशन है, कॉमन है। यहां से कई बार एक प्रश्न पूछ लिया जाता, अधिकतम एक प्रश्न यहां से भी बनने की संभावना रहती है, क्योंकि यदि यहां से आ जाता है तो यहां डार्विन वाली यूनिट से जो इवोल्यूशन है वहां से नहीं, इन दोनों में से एक प्रश्न लगभग एक एग्जाम में देखने को मिलता है। हम नेक्स्ट आगे भी बढ़ते हैं बीएससी वाले पार्ट्स की तरफ। अब पार्ट सेकंड है हमारा ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन का जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट है। इसकी हम देखें तो सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी में हम देख चुके हैं पहले। यहां हमने सेल साइकिल नहीं देखा था, माइटोसिस, मियोसिस, देयर सिग्निफिकेंस, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां आप डीएनए रेप्लिकेशन है,
ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, ये भी बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न यहां से और एक प्रश्न यहां से, दोनों की संभावनाएं है। डीएनए रेप्लिकेशन से या ट्रांसक्रिप्शन से या ट्रांसलेशन से एक प्रश्न, और एक प्रश्न आपका सेल साइकिल से। ये बीएससी वाले पार्ट के अंदर है, और ये चीजें आपको 11वीं 12वीं के सिलेबस में भी 11वीं 12वीं की जो बुक्स है उसके अंदर भी दे रखी है। तो आपको पार्ट केवल चेंज किया गया है, लेकिन ये वास्तव में 11वीं 12वीं की बुक में आपको मिल जाएगा। तो आप इनको साथ लेकर चले, यूनिट को 11वीं 12वीं को भी और बीएससी वाली को भी, और पढ़ना किसी है केवल 11वीं 12वीं से। इसी तरह हम बात करें जेनेटिक्स, पोस्ट मेडलिज्म वर्क, जीन इंटरेक्शन, या देखो केवल जेनेटिक्स का मैंने आपको बताया था, जेनेटिक्स बीएससी वाली इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सभी आपको कहां मिल जाएंगे, 11वीं 12वीं की बुक्स में मिल जाएंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन है, लिंकेज है, इंटेलिजेंस है, कोरोसिंग आवर है, यहां से 100% प्रश्न पूछा जाता है। ये आपको 11वीं 12वीं के बुक में 101% मिल जाएगा। और ये पार्ट किसका है, बीएससी वाला है। पढ़ना आपको कहां से, 11वीं 12वीं में से, राजस्थान बोर्ड या एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में नहीं, राजस्थान बोर्ड प्लस आपकी जो एलएन की सीट है वहां से आप इसको कवर कर सकते हैं। इसके अलावा एनिमल टैक्सोनॉमी है, मेथड ऑफ टैक्सोनॉमी, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टर्स, एनिमल किंगडम अप टू क्लास लेवल। यहां वापस एनिमल टैक्सोनॉमी में आप दोबारा वही चीजें जो हमने पहले देखी थी कोर डेटा नॉन कोर डेटा के अंदर, जो 11वीं 12वीं में वही चीजें आपको पढ़नी है, बीएससी में बिल्कुल नहीं पढ़नी है। लेकिन ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनिमल है, ये भी आपका 11वीं 12वीं की बुक्स में आपको 101% मिल जाएगा। और हम इसको यूट्यूब के माध्यम से भी आगे करवाने का है जो प्रयास करेंगे। 11वीं 12वीं की बुक से ही आप इसको पढ़ने का प्रयास करें, फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप एलएन की सीट का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म टाइप। अब देखो ये जो कूल फैमिली है, यहाँ एंजियोस्पर्म में केवल फैमिली महत्वपूर्ण है, ये आपको 11वीं 12वीं में मिल जाएगी। कुछ फैमिलीज नहीं है, उसको हम आपको जरूर प्रयास करेंगे देने का। कहां से देखते हैं, इनका जो मैटर तैयार करके आपको जरूर उपलब्ध करवाएंगे। बाकी जो फैमिली 11वीं 12वीं जैसे यूफोर्बिएसी, सोलेनेसी, मालवेसी, कोनुकुलेसी, फेबेसी, एस्ट्रेसी और पोएसी, ये जो फैमिलियां हैं, यहां से एक प्रश्न आपका संभावित है। 101% पूछा जाएगा एक प्रश्न फैमिली से। यदि कोई बोटनी का एग्जामिनर पेपर बना रहा है तो जरूर वो इस पार्ट से आपको एक प्रश्न देगा। तो आप ये यहां से भी एक प्रश्न आपका संभावित है। एक इसका पुष्पक्रम या जो पुष्प की संरचना है, या आपका जो पुष्पक्रम इनफ्लोरोसेंस है, वहां से भी एक प्रश्न आपका बताया था। एक आपको प्लांट एनाटॉमी से भी हमने एक प्रश्न बताया था। इसी तरह इकोलॉजी वाला जो पार्ट है वो हम पहले देख चुके हैं। इसमें आप केवल जैसे ग्रीन कार्ब, ग्लोबल वार्मिंग है, रेड डाटा बुक है, ये हमने वहां नहीं देखा था, ये यहाँ से पूछे जाते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट है, और लगभग आपका इकोलॉजिकल एनर्जी फॉलो बायो, ज्यादातर प्रश्न ग्लोबल वार्मिंग से और रेड डाटा बुक से ही आज तक पूछे गए हैं। इसके अलावा केवल राजस्थान बोर्ड की बुक से ही आपको इसको करना है। राजस्थान बोर्ड में बहुत अच्छे तरीके से ये दे रखा है, चाहे बीएससी हो चाहे 11वीं 12वीं। इसी तरह हम इकोलॉजी पर पढ़ते हैं आगे। इकोलॉजी के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग, देखो हमने वहां नहीं देखा था, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक ट्रांसफर टेक्निक, जीन लाइब्रेरी वगैरह हम वहां 11वीं 12वीं की केवल, सब में ये चीजें 11वीं 12वीं की बुक में आपको दे रखी है। डीएनए एप्लीकेशन है, जीन ट्रांसफर टेक्निक है, जीन लाइब्रेरी है, टिश्यू कल्चर है। टिश्यू कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, 11वीं 12वीं में आपको मिल जाएगा, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। इसके अलावा आपको क्रिप्टोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स के अंदर वापस वही एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, उनका जो क्लासिफिकेशन है वो कैसा, इनके जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो किस प्रकार के हैं, वो केवल 11वीं 12वीं की बुक्स प्लस राजस्थान बोर्ड में प्लस एलएन की सीट, इसके लिए आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्लांट एनाटॉमी, वापस वही चीजें हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं सेम। और रिप्रोडक्शन वाला जो पार्ट है ये भी आपको 11वीं 12वीं की बुक से पढ़ना है। रिप्रोडक्शन में केवल जो सिलेबस में आपको दे रखा है वो चीजें ही आपको पढ़नी, जैसे डबल फर्टिलाइजेशन है, प्रश्न आता है, एपोमिक्सिस है, पार्थिनोकार्पी है, एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो एंडोस्पर्म है, ये चीजें केवल 11वीं 12वीं की बुक्स प्लस एलएन की सीट यदि मिले तो वहां से भी आप इसको पढ़ सकते। तो हमने इस तरीके से इसको सिलेबस को बहुत ही कम समय में पूरा पढ़ने का प्रयास किया। ये सभी चीजें हम दोबारा देख चुके हैं कि वाटर रिलेशन हो, प्लांट न्यूट्रिशन हो, फोटोसिंथेसिस हो, रेस्पिरेशन हो, ग्रोथ हो, ये पूरी 11वीं 12वीं लेवल का ही आपको इसमें पढ़ना, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से राजस्थान बोर्ड के अंदर ये चीजें आपको इंक्लूड कर रखी हैं, तो आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। 11वीं 12वीं से ही आप इसको पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बताया था 5 से 6 सवाल यहां से आपके पूछे जाएंगे। इसी तरह हम देखें एनिमल डेवलपमेंट बायोलॉजी,
कुछ एक टॉपिक जैसे नए भी हैं, लेकिन देखो यहाँ क्लियर लिख रखा है C3 साइकिल, C4 साइकिल, क्रेसुलेशन एसिड साइकिल जिसको कैम साइकिल बोलते हैं, ये चीजें पूरी अच्छी तरीके से यहाँ दे चुके हैं। लेकिन आपको पढ़ना कहां से है, 11वीं 12वीं वाली बुक में ये चीजें अच्छी तरीके से दे रखी है। इसके अलावा हम देखें एनिमल डेवलपमेंट बायोलॉजी, पूरी एनिमल डेवलपमेंट बायोलॉजी भी आपको मैंने बताया था 11वीं 12वीं की बुक में आपको मिलेगी। कुछ एक टॉपिक जैसे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, यहाँ से 100% प्रश्न पूछा जाता है। 11वीं 12वीं में नहीं देखे, इसको बीएससी वाले पार्ट में शामिल किया है। प्लेसेंटा है, इस यहाँ से भी प्रश्न बनता है। पेडोजेनेसिस है, पार्थेनोजेनेसिस है, ये प्रश्न टेस्ट ट्यूब बेबी है। कुछ एक प्रश्न है जो आपको नहीं मिलेंगे, जैसे फैट मैप है, ये आपको बीएससी की वगैरह की बुक से देखना पड़ेगा। बाकी सब टॉपिक आपको 11वीं 12वीं की बुक में मिल जाएंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी केवल 11वीं 12वीं से ही करनी है, चाहे वो किसी चीज की हो, आपको कहीं से भी पढ़ना हो। इकोनॉमिक जूलॉजी है, इसके लिए हम जरूर करेंगे, ये आपको हो सकता है परेशानी हो, इसके लिए हम नोट्स वगैरह या क्लासेज उपलब्ध आपको करवाएंगे। तो आज के सेशन में हमने बहुत कम समय के अंदर आपको बायोलॉजी के बारे में बताया है कि किस तरीके से पढ़नी है। आपके जो मुख्य सवाल थे वो यही थे कि हम 11वीं 12वीं कैसे पढ़ें, बीएससी कैसे पढ़ें, दोनों को साथ पढ़ें या अलग अलग पढ़ें। तो आपको दोनों को साथ पढ़ना है और 11वीं 12वीं की बुक से ही पढ़ना है, क्योंकि 80% सवाल आपको राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी से मिल जाएंगे। 10% के लिए हमने आपको एलन की सीट बताई है, बचे हुए 10% आप एक बार छोड़ सकते हैं। हो सकता है इनसे ज्यादा भी बढ़े, 95% तक आ सकते हैं। केवल 5% है जो आपको अलग अलग बुक या पढ़ने की आवश्यकता, उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि उनके जो नोट्स हैं वो उपलब्ध आपको करवाएंगे। तो निश्चिंत रूप से यदि आप बायोलॉजी को इस तरीके से करते हैं तो सेकंड ग्रेड के अंदर आप 35+ का जो टारगेट है आसानी से अचीव कर सकते हैं। और ये टारगेट अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 35+ प्रश्न आपके यदि बायोलॉजी में सही होते हैं तो आप आराम से इस एग्जाम को अच्छी रैंक से, टॉप रैंक से जो पास कर सकते हैं। तो हमने पूरा सिलेबस आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री पर भी चर्चा करेंगे इसी तरीके से। तो आप अपनी जो तैयारी है रेगुलर रखें, ये ना सोचें कि ये संस्कृत डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, सीटें कम है। इस तरह के जो ऋणात्मक विचार हैं वो आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, क्योंकि अब एक ऐसा समय है कि हमें केवल पढ़ना है। पढ़ने का किस तरीके से पढ़ना है वो हम आपको बता रहे हैं बार बार, हर बार एक वीडियो डालकर। उसके लिए हमने टेस्ट वगैरह भी सीरीज भी आपको बार बार बताया जा रहा है कि आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आपको बहुत फायदा, बेनिफिट है जो मिलने वाला है। यदि आप कोर्स कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, तो उसके नोट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केवल आप उन नोट्स को, राजस्थान बोर्ड की बुक को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये भी चाह रहे हैं काफी विद्यार्थी कि हम कोचिंग करें या ना करें, तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री आप खुद कर सकते हैं। फिर भी आपको लग रहा है हम नहीं, हमें तो कोचिंग करनी है, तो आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एक कोर्स ले सकते हैं जो आपको लगे सस्ता है। उससे आप एक बार हमारे जो फैक्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, हमारा जो नींव है हमारी वो भर जाएगी। उसके बाद उस पर आप आसानी से काम है जो कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।